गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल सर। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करें? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। क्या हो गया? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, चलो। कौन से चैनल पे है? हम्म। अच्छा, देख ले एक बार, क्यों नहीं हो रहा है?
हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। थैंक यू रवि सर। तो इन सब से कैसे कैसे डील करें, कैसे इससे हम लोग और बेहतर करें, आ, इसके लिए हमारे साथ है। तो मैं चाहूँगा कि विशाल सर सेशन की शुरुआत करें और हम लोग डेफिनेटली एज वी प्रोग्रेस आप लोगों की क्वेरीज लेंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रवि सर को थैंक यू कहना चाहूँगा और जय सर को वेलकम करना चाहूँगा कि आज ये डिस्कशन के लिए यहाँ हम तीनों भी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आज मॉर्निंग में मेरी रवि से बात हुई तो रवि सर ने कहा कि सर आज एक स्टूडेंट के साथ सेशन रखा हुआ है और हम स्टूडेंट के साथ यहाँ ज़रूर बातचीत करें तो शायद स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाए। और ज़रूर बेटा, ऐसा होता है कि एक टीचर जब आपके साथ बात करता है तो आपको अच्छा भी फील होता है और एक मोटिवेशन भी आता है। तो आज मेरे साथ जय सर भी है जो आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो बता दो बेटा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एक या दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, सब उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और इस एग्ज़ाम में जो यहाँ अनफॉर्चुनेट रहे हैं तो एक ही कहूँगा, लाइफ में कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, कभी भी मत करना। क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, ऐसा नहीं है मुझे 17 साल हो गए सीए बन के, लेकिन कभी मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ कोई एक्टिविटी में, कभी नहीं होता हूँ। आज भी सिर्फ एग्जाम नहीं, हर बात पे कभी सक्सेस हाथ में आती, कभी नहीं आती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे और अपना ड्रीम के पीछे दौड़ोगे तो जरूर आपको आपने जो सोचा वो मिलेगा। तो रवि सर, यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं हम डायरेक्ट उनको उनके क्वेश्चंस पे अगर गाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है? यस सर, मेरे को सर बिल्कुल सही। और सर आपकी तो हर बात बहुत मुझे एक इम्पॉर्टेंट नोट में दिमाग में प्रिंट हो जाती है। आपने अभी कंसिस्टेंसी की बात की सर, और मतलब काफ़ी बच्चे सर, कल भी मैं बात कर रहा था, 140 से स्कोर 170 तक गया, 180 तक गया। मैं बोल रहा हूँ कि जो शायद अभी करते आए वही थोड़ा और करेंगे तो 180 से 220 तक भी पहुँच जाएंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर मैं यस। यस जय सर को भी कहना चाहूँगा कि जय सर आप बच्चों को कुछ बताइए और फिर हम बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेक्ट। करेंगे। यस, सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका नहीं निकला है, इम्पोर्टेंटली जिन बच्चों का नहीं निकला है उन सबके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देखो, वी स्मार्ट आपके साथ है। हम सभी फैकल्टीज को कंसर्न है आप सबका। और ये सिचुएशन आप ये समझिए कि बेटा आपके साथ ही नहीं, हम सभी फैकल्टीज के साथ भी कहीं ना कहीं हुई है। जब हम खुद सीए करते थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा खुद का इंटरमीडिएट थर्ड अटेम्प्ट में निकला। मेरा सीए फाइनल, मैं कभी भी रैंकर कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं था, तो मैं सीए फाइनल भी अपने सेकंड और फर्स्ट ग्रुप सेकंड अटेम्प्ट में, फिर थर्ड अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप ऐसे करके निकाला। क्या होता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं ये कई बार हमें पता नहीं रहता। बस फाइंड आउट हमें ये करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले अपने को अपनी वीकनेस समझ में आ जाए, कौन से सब्जेक्ट में वीकनेस है, कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे। तो शायद मुझे लगता है जैसा रवि सर कह रहे हैं कि वो 180 का 220 होते हुए टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो
आप एक बार जरूर एनालिसिस करिएगा, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, उन बच्चों का जरूर एनालिसिस करना कि ऐसी कहाँ दिक्कतें हुई हैं, आप कहाँ लैग करते हो। तो मेरा मानना है, बाकी तो अपन क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं बच्चों के। यस सर, हमने कल एक लिस्ट बनाई थी जो बच्चे रह गए थे, तो उनके हिसाब से मैं शुरू करता हूँ। विशाल सर, आपका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, अगर आप वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे तो। हाँ ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ। हेलो हेलो यस सर। हेलो। यस सर, अब आवाज़ है सर, बेहतर है। ठीक है, और बढ़ा देता हूँ। आज आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। सर। ठीक है, ओके डन। सर शिवानी है। शिवानी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आप यस सर। या सर आ रही है आवाज़ आपको? आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर मेरा ये फाइनल का मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था, अभी जो नहीं निकला, अ, अभी जो रिजल्ट आया कल। ओके। मैंने सर फर्स्ट ग्रुप पढ़ के दिया था पूरा अच्छे से, और सेकंड ग्रुप में सिर्फ सिलेक्टिव दिया था। ओके। मतलब कोई जितने दिन बचते 3-4 दिन पढ़ के आफ्टर फर्स्ट ग्रुप। तो सर इलेक्टिव में तो एग्जाम्शन आ गया, बाय लक भी बोल सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि मिल गया था तब के तब आंसर। और सर ग्रुप वन में बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, मतलब स्कोर काफ़ी कम है। क्या स्कोर है, मतलब बोल दीजिए ऐसे भी। देखिए, आपका पूरा नाम नहीं जानते, हमने तो रखा भी था अनोनिमस, शायद मार्क्स आप बता देंगे तो और थोड़ा बेहतर हम पर समझ पाए। ग्रुप वन में सिर्फ 128 मार्क्स है सर। इसके पहले व्हेन आई फेल्ड तो मेरे को 173 मार्क्स थे, और लॉ में 50 प्लस भी थे। पर इस बार सर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट में तो फेल ही हूँ मैं, और लॉ में 44 मार्क्स थे। ओके। आप हमेशा सीपीटी सीपीटी आईपीसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपका? सर सीपीटी तो निकल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। आईपीसीसी में बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, पर लगे थे अटेम्प्ट, पर फिर जब मार्क्स आए थे तो अच्छे ही थे, मतलब 250 ओके प्लस ओके मार्क्स थे। ओके। तो विशाल सर, आपका आप यानी यानी ये बहुत अजीब सिचुएशन है कि जो शायद टेंशन फ्री दिया था सर पेपर, उसमें अच्छे मार्क आ गए, और जिसमें बहुत सीरियसली दिया था उसमें पिछले बार के मुकाबले कम हुए। इस बार पेपर्स भी कुछ थोड़े डिफिकल्ट थे, मतलब कुछ स्कोरिंग, खासकर ऑडिट तो था, ग्रुप वन में ऑडिट और ग्रुप टू में कॉस्टिंग। यस सर। सर एक्चुअली पेपर देते वक्त मैं एफआर में थोड़ा पैनिक किया था, मतलब एंड में तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 35 प्लस ही आएंगे, उसमें तो मुझे 35 है। पर एचएसएम का पेपर अच्छा था, मतलब मेरा अच्छा गया था मेरी तरफ से। तो उसमें तो सर 19 ही मार्क्स है, और ऑडिट में 31 है। पहले तो कल भी मैंने बताया था, आप ज़रूर अपने पेपर इमीडिएटली बुला लीजिए हाँ आरटीआई के थ्रू। हाँ सर। तो जहाँ तक है जय सर, आपका एफआर के बारे में क्या गाइडेंस रहेगा शालिनी? बेटा देखिए, कुछ आपको ऐसा लगता है क्या कि आपने प्रैक्टिस कम की थी, या फिर आपने जितना भी एफआर पढ़ा था तो आपने कुछ चैप्टर्स वगैरह छोड़े थे? ऐसा कुछ है क्या, आपको लगता है क्या? सर चैप्टर्स मैंने छोड़े नहीं थे, पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़े थे, तो कोइंसिडेंटली वही आ गया था पेपर में, मतलब चेन होल्डिंग आ गया था। वो मैं लास्ट मोमेंट पे करती हूँ करके मैंने रखा था, और फिर मैं भूल गई हम्म प्रेशर में। तो हम्म वैसा हम्म मतलब वो हुआ था। पर सर एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया था लास्ट 1 आवर में, जिसकी वजह से मुझे वो 116 का जो क्वेश्चन आया था 4 मार्क का, वो मुझे दिखा ही नहीं। हम्म हम्म तो हम्म। वो कहीं ना कहीं अगर मतलब 35 मार्क्स है, तो वो 5 to 8 मार्क्स जो मिलने चाहिए थे वो मेरे पैनिक की वजह से भी गए हैं। बेटा पिछले पिछले अटेम्प्ट्स में आपके एफआर के मार्क्स क्या रहे हैं, लगभग क्या रेंज में है आपकी, सर रेंज क्या 40 रहती के है एफआर? रेंज में ही है सर, 40 के रेंज में ही रहे। बेटा देखो, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं स्ट्रेट अवे, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं है लैक ऑफ प्रैक्टिस। मोस्टली हम क्या करते हैं, गलती ये हमसे होती है, एफआर को ना हम ऑडिट की तरह लेते हैं। रवि सर शायद इसको समझ पाएंगे, हम इसको वाउचिंग वेरिफिकेशन की तरह लेते हैं। जब भी हम कोई आंसर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं करते, हम उसकी वाउचिंग करते हैं। वाउचिंग प्रैक्टिस, वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, टिक टिक खेलते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको जरूर बोलूंगा कि एक ना लैक ऑफ प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने मार्क्स को कम लाना, पहली सबसे चीज।
दूसरा, जैसा कि आप कह रहे हो कि आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, टॉपिक इन द सेंस कि कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए थे। हाँ ये कभी कभार ध्यान रखना ना, एफआर में क्या होता है, 15 से 20 मार्क्स अनप्रिडिक्टेबल हमेशा होते हैं पेपर में। अनप्रिडिक्टेबल होता है हमेशा कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इवन जो अपने हमारे जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं वो 15 मार्क्स के स्ट्रेट अवे आते ही आते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक तो प्रैक्टिस बढ़ाओ। अब प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आप सिंपली जितने भी आरटीपीज हैं और जितने भी एमटीपीज हैं, सिंपली जितने भी आरटीपीज एमटीपीज हैं, आप उनकी प्रैक्टिस लगाओ। आप अगर पिछले जितने भी 5 या 6 अटेम्प्ट हुए ना, 6 अटेम्प्ट हो गए मेरे हिसाब से, लास्ट 6 अटेम्प्ट का मेरा पर्सनल एनालिसिस कहता है कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम से ही बनता है, और 90% पेपर वहीं से बनता है। तो अगर आप पास्ट आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन पेपर लगा लोगे ना, तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि पहले कभी आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज किसी पर्टिकुलर अकेडमी का लो, किसी का भी लो, कहीं का भी लो। टेस्ट सीरीज से क्या है, आपको एक एग्जाम से पहले मालूम पड़ जाएगा कि यार हाँ मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। इवन टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे एग्जाम में टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स अच्छे आए, 70 मार्क्स आ गए, बट पेपर में नहीं आए। तो याद रखना, अगर टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स 70 आए हैं तो 15 मार्क्स माइनस करके ही चलना कि इंस्टीट्यूट इससे और वर्स्ट ही देगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, पर्सनली मैं एफआर में कहूँ। सर, और एफआर में सर कोर्स इतना हो जाता है, प्लस जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है विद एवरी एमटीपी आरटीपी, वो इतनी मतलब जो न्यू क्वेश्चन है वो इतने बढ़ रहे हैं सर। तो एक एक क्वेश्चन को मतलब अगर कॉपी पेस्ट भी क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस एग्जाम में, तो वो एक एक क्वेश्चन के वो पर्टिकुलर 2-3 एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रख के फिर जो नया पेपर आया है उसका पूरा ओवरऑल देख के टफ इजी उसमें से फिर कैसे 50 प्लस। दिस इज व्हाट आई सेड कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है बेटा। आप बोल रहे हो रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आ गया, पर कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई है उन सारे क्वेश्चंस की। आया वो वहीं से है, आरटीपी से, एमटीपी से, पास्ट एग्जाम से, बस उसके 1-2 पॉइंट्स चेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं हम क्या है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सिलेबस का प्रैक्टिस करो, पर एटलीस्ट जो 80% पोर्शन ऑफ द सिलेबस होता है वो ऐसा रहता है, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 115 और 116 असेट बेस्ड इंडेक्स, 36 इम्पेयरमेंट, ये ना आना 100% है। मतलब 60% पेपर पता है प्रिडिक्टेबल होता है कि इसमें से तो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए, और इसी के आसपास के क्वेश्चंस आएंगे, प्रिडिक्टेबल होता है। तो एटलीस्ट हम अगर 60-70% पेपर के अकॉर्डिंग 60-70% सिलेबस का अगर अच्छा प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो बहुत हेल्पफुल होगा। आपके 10-15 मार्क्स ना बढ़ेंगे, आपके एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे। ओके सर। और कुछ तो रीज़न हुआ होगा, मुझे लगता है कि इतना ड्रास्टिक डिक्रीज है। मतलब पेपर कभी डिफ़िकल्ट थे इस बार थोड़े से, लेकिन 170 से आप 128 पे आए। आई थिंक उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, यानी कहीं पे आई डोंट नो वेदर इट इज़ हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, कुछ होगा। नो इशू सर, नो इशू एट ऑल। और इनफैक्ट सर मतलब अब तो मतलब मैं किस मुंह से बोलूं कि मैंने पढ़ाई भी की थी, बट सर एफर्ट में कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही थे, क्योंकि पहले भी फेल होते हैं तो झटका तो लगता ही है। बट आई डोंट नो, मे बी पैनिक किया या पता नहीं क्या। अभी मतलब रिजल्ट देख के बहुत शॉकिंग, एटलीस्ट 170 प्लस से भी फेल होते तो मतलब इतना नहीं ये लगता, क्योंकि अभी तो कैसे एग्जामिनेशन आ गया, दैट इज अ गुड थिंग, वरना ये तो सर एकदम छोड़ने वाले ही मार्क्स है। सर मुझे अभी एक लग रहा है सर, विशाल सर, की जैसे अभी इनका एग्जामिशन आया ग्रुप 2 में, और स्कोरिंग मतलब ग्रुप 2 ही देना चाहिए इन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिसमें एग्जामिशन आया है उसको, उसके 3 पेपर के ऊपर ज़्यादा मेहनत करके उसको क्लियर करने के बारे में। आपने रिसेंटली क्लासेस की, आपने ग्रुप 2 की, आप कंप्लीट हो गया आप? सर एक्चुअली ऐसा था कि मतलब मेरा प्लान वही था कि सिर्फ अपने को ओपन बुक ही देना है ग्रुप 2 का। तो सर फिर भी मैंने ओपन बुक मतलब एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी भी थी ओपन बुक के पेपर पे, तो आई प्रिपेयर्ड आईडीटी आल्सो विद मतलब बिटवीन द 8 days व्हिच वी हैड। नहीं नहीं, अभी आपने एग्जाम के बाद में ग्रुप 2 प्रिपेयर किया क्या? नहीं सर, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया सर। ओके। तो रवि यस, सर, यस सर, मैं थोड़ा एडवाइस करना चाहूँगा। यस सर। शिवानी, नेम सही है ना? यस सर, यस हाँ सर। शिवानी, देखिए मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे फाइनल मैं थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि
पहले अटेम्प्ट में जब मैं 196 मार्क्स आए थे मुझे, तो मैंने ये सोचा था कि भाई ऐसा क्या कि यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ मेरा पढ़ाई का तरीका बदल गया। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप निकल गया और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप निकल गया। लेकिन बेटा मैं आपको ये कह दूं कि मैं स्टार्ट से दोनों ग्रुप दे रहा था, और मैंने ये देखा कि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं ना, तो हमारा जो माइंडसेट काम करता है, माइंडसेट काम करता है ना। जैसे आपने एक बात बताया कि आपको 174 मार्क्स आए और बाद में अभी यानी 170 के अबो आए और अभी आपको जो है 121 में आए। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम सेकंड टाइम रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद पढ़ने बैठते हैं, और पढ़ने के बाद हमारे पास वही एक सबका तरीका होता है कि 2.5-3 महीने सीरियसली पढ़ लिया, तो हम लास्ट टाइम जो हम पढ़ते हैं ना वही उसको ही कंटिन्यू करते हैं। पढ़ने का तरीका हम नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल मैं आईडीटी की लेता हूँ कि मैंने सेकंड टाइम जो है ना आईडीटी का तरीका ही बदल दिया पढ़ने का। वो बुक लेके पढ़ रहा हूँ नहीं, मैंने पूरा चार्ट सिस्टम बनाया। यानी मैं एग्जांपल कि मेरे रूम में मैं चार्ट्स बना के ऐसा उसके ऊपर बैठ जाता था और चार्ट्स बना रहा हूँ, और हर पॉइंट के सोच रहा हूँ कि कैसे इसको मैं बाइफरगेट करूँ, इसके पैरामीटर बनाऊँ, हर पॉइंट को कैसे कवर करूँ, कैसे कंसेप्ट को लिंक करूँ। तो क्या हो जाएगा कि इससे कई बार ऐसा होता है कि पुराना मटेरियल उनको शायद कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नया मटेरियल रेफर करना था, आईसीआई का कुछ रेफर करना था। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका तरीका चेंज करने की जरूरत है क्या। दूसरा, जो मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, किसी का भी रेफर करो आप, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी फैकल्टी का, आईसीआई का, तो वो मटेरियल अप टू डेट है कि नहीं, मटेरियल सही मटेरियल है कि नहीं। तो ये चीजें बहुत ही जबरदस्त फर्क करती है। सर आई ऑल्सो अग्री कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका बहुत इफेक्ट है कि अगर तरीका थोड़ा बदल सके आप, अगर पढ़ने के साथ साथ में आप मार्किंग थोड़ी सी इम्प्रूव करें, थोड़ा सा, अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करें, लेकिन अगर कोई अगर पढ़ाई वाले लोग हैं आसपास भी अगर बैठे हैं, लाइब्रेरी में अगर आप बैठे हो, तो अपने आप आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चे सामने होते तो हमारे टीचिंग का जोश, सर सबका जोश बहुत बढ़ जाता है, वैसे अगर पढ़ाई करने वाले कुछ लोग हो, ये कुछ चेंजेस डेफिनेटली कर सकते हैं। और शिवानी पेपर्स आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको और समझेगा, क्योंकि सही है। एग्जैक्टली और क्या हुआ है, पेपर्स आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में एनालिसिस में और समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। सही है। हाँ अब सर तो अभी फिर ग्रुप 2 मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? क्योंकि सर आई नो ग्रुप 1 में मार्क्स बहुत कम है, पर अब ऐसे लगता है ना वो कम बैक करके कर लूंगी, अभी जोश रहता है बहुत, और बाद में 1-1.5 महीने से वो जोश ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो वापस दो नाव में सवार होने के चक्कर में फिर सर थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड। नहीं, अभी मैं शिवानी ये सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप 2 के अगर आपने क्लासेस नहीं किए हुए हैं और आपने उसके ऊपर पढ़ाई भी नहीं की हुई है, फर्स्ट ग्रुप को ही आप अपना, अगर लो कि पढ़ने का तरीका आपने चेंज किया, और सेकंड ग्रुप में अगर आपको समझ लो कोई और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, आईडीटी वगैरह जो है, तो वो सर इस मैंने बार पहले क्लासेस की हुई है, बट हर बार ऐसे ही हुआ कि दो नहीं हो रहा है, मतलब एंड में ऐसा हो रहा है कि दो ग्रुप नहीं होंगे, तो मैं 1 महीने पहले छोड़ देती थी ग्रुप 2 की पढ़ाई हाँ और हाँ, ग्रुप 1 ही करती थी फिर एंड तक के, ऐसा थोड़ा ही अभी हुआ। हम इसको शिवानी ऐसे कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि आप टारगेट डेट रखो। टारगेट डेट ऐसा कि जैसे आज 15 सितंबर है, तो हाँ अगले 20 अक्टूबर तक आपका ग्रुप 1 पढ़ के पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ अगर तब तक हो जाता है पूरा कंप्लीट करके, तो फिर आप 20 अक्टूबर के बाद उसकी टेस्ट सीरीज चालू कर दो, और हाँ। साथ साथ में सेकंड ग्रुप जितना आपसे पढ़ना होता है वैसा, पर पहले फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट करके रखो टारगेट डेट के हिसाब से, एंड देन गो फॉर अनदर ग्रुप। ओके सर। ठीक है। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही है सर। हाँ। या यस, एनीबडी एल्स? हाँ सर, मैं नेक्स्ट, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू, नटालिया इज विथ अस। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक मिनट, आई एम नो लॉन्गर होस्ट, नहीं आई एम होस्ट, एक मिनट।
ओके नटालिया, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी, आई डोंट नो अगर आपने ऑडियो ज्वाइन किया है क्या। ओके नितिन, नितिन शर्मा, नितिन, हेलो, आर यू? Hello. हाँ Yes, yes, नितिन yes. बोलो। Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल, हाँ, बोलो। हाँ. सर मेरा है ना स्कोर सर इस बार बहुत कम रहा है। इसमें सेकंड ग्रुप में मेरे पास एक ही ग्रुप बचा हुआ है सीए फाइनल का। आई एम आल्सो डूइंग जॉब इन अ कॉर्पोरेट। तो मैं अपना टाइम प्रॉपर दे नहीं पाया, मेरे को तो ऐसा लगता है। लेकिन जितना मेरे को टाइम मिलता था उसके हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा करा है, लेकिन बहुत कम है। मतलब मैं सेटिस्फाइड किसी से नहीं हूँ मैं। और मैं बस मेरे को करना चाहिए ही है। मैं अपने जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सच बताऊंगा, क्योंकि वो एक बीपीओ है। बीपीओ के अंदर मैं जॉब प्रेफर करता नहीं था वैसे, नहीं कि बस मेरे को मजबूरी में करना पड़ा था जॉब। नहीं कि अब मैं उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि एज फैक्टर आ गया इधर। तो सर मैं बहुत अभी डिस्टर्ब हूँ कि वो करना क्या चाहिए। और मेरा स्कोर बहुत कम चल रहा है ओके क्या स्कोर है, प्लीज़ शेयर कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने में। सर। 125 मार्क्स आए हैं इस बार सर ओवरऑल। और इसके पहले कितने थे? इससे पहले जो था एक ही बार दिया था मैंने, 118 आए थे। मेरा सेकंड ग्रुप बचा हुआ है फाइनल का। आप मुझे बताएंगे कि आपने ये जो आपका सेकंड अटेम्प्ट था ग्रुप टू का, आपने प्रॉपर क्लास के साथ में सेल्फ स्टडी की थी? आपने कर पाए थे आप जॉब क्लास के साथ या? सर क्लासेस के साथ तो नहीं हो पाया, क्योंकि क्लासेस मैंने बहुत पहले ली थी। मैंने विशाल सर की आईडीटी क्लासेस ली थी, भौर कौन सर की। कौन से साल काफी में? बहुत 2017 में ले ली थी मैंने क्लासेस। लेकिन फिर मैं 2000 फर्स्ट ग्रुप, हाँ। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि यानी 2017 मतलब क्वाइट बहुत पीछे यानी जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया था। हाँ हाँ सर, तब भी ली थी सर विशाल सर की। और वो भी ली थी मैंने भौर सर की। लेकिन इस बार के लिए मैंने बूस्टर सर का रेफर करा था। विशाल सर का बूस्टर मैंने परचेज कर लिया था। लेकिन उससे क्या मेरे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं, क्वेश्चंस करने में बहुत इशू आ रहा था मुझे। क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे थे, नहीं क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे सर उसके अंदर मेरे। तो उसके अंदर बहुत इशू आया और मैं एग्जाम के टाइम में बहुत पैनिक हो गया था। एकदम परेशान हो गया था कि भाई मैं कैसे होगा पेपर अटेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस भी करता था सर की बुक से, लेकिन बाद में मतलब मेमोराइज, एक तो सर मैं बहुत प्रॉब्लम होती है मेमोराइज करने में मुझे यानी किसी भी चीज़ को। इसका इसका के अंदर इसे बहुत इशू आया है मुझे मेमोराइज करने में। सर मुझे ऐसा लग रहा है सर कि पूरा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया और जो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी वीक होंगे और फिर अब सीधा कोशिश की सेल्फ करने में। पहले अटेम्प्ट में भी 120 के अराउंड आए, दूसरे अटेम्प्ट में भी 120 के अराउंड आए। तो सर जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे वीकनेस है तो आप एटलीस्ट दो सब्जेक्ट के अगर आप कोई शॉर्ट बैच ले सको, एक लेक्चर लगाया सेल्फ स्टडी, एक लेक्चर लगाया सेल्फ स्टडी, 5 घंटे एक सब्जेक्ट को चले जाएंगे, 5 घंटे एक सब्जेक्ट को चले जाएंगे बाकी। लेकिन आपका तो जॉब भी है साथ में, हाँ सर। और जो 2 घंटे बाकी है, हफ्ते में 3 दिन एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ लिया, हफ्ते में 3 दिन दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो चारों सब्जेक्ट पे इस तरीके से ग्रिप आ जाए। बिकॉज पर से ऐसा कोई स्ट्रैटेजी की एकदम 120 से आगे स्कोर इम्प्रूव, मुझे ऐसा लगता है कि जड़ से आपको चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। टिल द टाइम वो आप जड़ से नहीं सुधारते। और अब आप जानते शायद आपकी सिचुएशन की जॉब कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना, और ये अपॉर्चुनिटी फिर से आपके पास होगी क्या? क्योंकि अगर ये आखिरी अटेम्प्ट है ग्रुप टू का और इसमें अगर आपको निकालना है, सर मेरा ऐसा, आप खुद के जज हो, लेकिन शायद 120 से आपको 220 का सफ़र तय करना है, उसके लिए समय काफ़ी देना पड़ेगा। तो जॉब के साथ आपकी टाइमिंग क्या है जॉब के? सर टाइमिंग मेरी नाइट शिफ्ट है 6:30 to 3:30। 6:30 to 3:30। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उस कारण मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा। ओके और जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको रख सकते होल्ड पे कुछ समय के लिए? मैं होल्ड पे रख सकता हूँ, लेकिन फिर है ना तो अपॉर्चुनिटीज की जैसे लग रहा है, क्योंकि मैं अच्छी जॉब पे, मतलब मेरी पोजीशन अच्छी है सर। आई एम ए सुपरवाइजर इन माय फील्ड। तो तो आप अब ब्रेक लेके ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई ऑप्शन? सर इसकी तो बात करनी पड़ेगी। वो बीपीओ के अंदर सर ये इशू आता है कि वो देते नहीं लीव्स प्रॉपर,
क्योंकि उनका सर्विस रहेगा। सर आपको विशाल सर यानी रवि सर सिचुएशन। मैं ये करना चाहूँगा थोड़ा, मैं यहाँ पे नितिन नितिन से बात कर रहा हूँ। यस सर, यस यस सर। सर। तो नितिन मैं कुछ हार्ड डिसीजन आपको लेने के लिए कहना चाहूँगा। मैं इतने दिनों में एक बात सीखा कि दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए वो मुश्किल जाती है, कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और मुश्किल जाती है। जैसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सीए करते वक्त जॉब किया, और सच बताऊँ तो जॉब के साथ वो कभी पढ़ाई के लिए सीरियस हो ही नहीं पाते, क्योंकि जॉब के ऑब्लिगेशंस थे, ये थे, तो जिस तरह का डिवोशन चाहिए वो नहीं हो पाता था। इसलिए मेरा आपको एक स्ट्रॉन्ग ये सजेशन है कि अगर आप मतलब ऐसा आप इनफ मैच्योर्ड हो, जॉब कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि पढ़ाई आपके लिए हार्ड है, आपकी पढ़ाई आपके लिए इजी है, सिर्फ आपको उसको एक जस्टिफाई करना है। आपको 2 से ढाई महीना चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप कंटिन्यूस 10 to 10 आवर्स जो है 2 से ढाई महीना भी आपने एक ग्रुप के लिए, क्योंकि आपका एक ही ग्रुप बाकी है, अगर आप एक ग्रुप क्लियर करके सीए बन गए ना तो लाइफ टाइम आपको बहुत काम आएगा। इसलिए आप एक बार ऐसा एक डिसीजन लीजिए कि यार ये 2.5 महीना मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 2.5 महीना एग्जाम ही देना है। आप जस्टिफाई करोगे एग्जाम के साथ तो आपको एग्जाम भी आपके साथ जस्टिफाई करेगी। इसलिए ये मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी, पर आप में वो गट्स है, आप में गट्स है, इसलिए आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, और आपके गट्स कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए आपको अगर सीए सीरियसली करना हो तो मैं कहूँगा 2.5 महीने आपको कम्प्लीटली 12 to 14 आवर्स देने पड़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर सीए बन जाओगे। सर क्या था सर, मेरे ना 2019 जनवरी के अंदर में रिजल्ट आया था, और उसी दिन सेम डे मेरी ज्वाइनिंग थी, है ना। तो उस दिन मैं क्या, मैं 2009 जनवरी 2019 16 को मैं पास हो गया। मेरे को क्या उस वक्त भी पेपर्स मैं पूरा अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ है मेरा पूरा अटेम्प्ट में। तो मैं बहुत वैसे डिप्रेशन में आ गया था कि घर पे भी बैठा हूँ, और फिर मैं कहीं पे वो अप्लाई भी नहीं करा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं घर पे था। तो सर उसके कारण मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा, और फर्स्ट शॉट मेरा सिलेक्शन हुआ जॉब के अंदर। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लेकिन हालांकि मैं अंदर से तो बहुत टूटा हुआ था, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया उनके साथ। तो उन्होंने मुझे अच्छी पोजीशन दी, ऑफर करी, तो मैं उस पोजीशन के कारण उस जॉब के अंदर वो चले गया। नहीं नहीं, मैं और नितिन बेटा मैं मानता हूँ, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब जो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सीए बनना है तो आपको एग्जाम का जो 2-2.5 महीना होता है वो टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा बेटा। यानी अभी नहीं, आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी डिसीजन लो तो आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अपना टाइम लेती है। जो आपको 2-2.5 महीने पहले जो आपको एक फिनिशिंग टच होता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का टच होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको वैसे ही मिलेगा। आपको कैजुअल डेली के 2-3 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए तो मुश्किल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने मेरे जितने भी फ्रेंड्स को देखा है, कुछ मैं गिनती करूँ तो मेरे 15 फ्रेंड्स है जो जॉब कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही निकल पाया, आज सीए बन पाया, बाकी लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनका जॉब प्रायोरिटी थी। इसलिए मैं आपको जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि कोई अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैजिकल रास्ता निकल जाए, कोई मुझे शॉर्ट में बता दे, मुश्किल है। सीए ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और आपका तो एक ही ग्रुप बाकी है, तो आप अभी नहीं 6 महीने बाद, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आपको वो सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। यस। और सर हो सकता है तब आपका कॉन्फिडेंस कम है तो जॉब ने आपको बहुत मदद की, अब आपका हाँ कॉन्फिडेंस हाँ, सही अच्छा है, है, सही है। तो शायद अब आप ये सही समय है कि आप ये बड़ा डिसीजन ले। तो हाँ नितिन मेरे ख्याल से आपके लिए तो यही सबसे बड़ा डिसीजन है, और बहुत अच्छा इनपुट सर ने दिया है। सर के वर्ड, सर ने अपने दोस्तों को देखा है, इतने बच्चों को देखा है। आई थिंक वो बड़ा डिसीजन लेना है कि ये आपके लिए इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू। सर इसके बारे में सोचता हूँ मैं। थैंक यू सर उस चीज़ के लिए। ओके ओके नितिन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। और कुछ यस सर एक मेरे को बात पूछनी है सर, ये मेरे क्वेश्चंस जो है ना उसमें बहुत इशू आ रहा है सर। डीटी और आईडीटी दोनों के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे बेटा सर। नितिन यही है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ना पढ़ाई नहीं होती है, सच कहो तो पढ़ने के बाद उसका राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, और आपका गैप
हो रहा है। गैप होने के बाद तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा गैप होता है उतना हम राइटिंग से दूर जाते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। थैंक यू सर। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है? ओके हाँ रवि सर, नेक्स्ट। यस सर। सर सही बात है सर, क्योंकि आपने भी इतना समय देखा है और ये बहुत क्रिटिकल डिसीजंस है, और जब इतने एक्सपीरियंस से वर्ड्स और ये एडवाइस आती है, बच्चे अगर इसको एक्सेप्ट करें तो इट कैन बी ए रियल गेम चेंजर इन देयर लाइव्स। यस रवि सर। अमित गुप्ता, मैंने आपको अनम्यूट किया है। Am I audible, sir? यस यस, यू आर ऑडिबल। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, सर बोलिए। मैंने ओके सर, मैंने ये जुलाई वाला अटेम्प्ट दिया था। ये मेरा सीए फाइनल का थर्ड अटेम्प्ट था सर। फोर्थ। और सर मेरी मई 19 में एसएफएम में एग्जाम्शन है सर। मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। मैंने मई 19 में एसएफएम एग्जाम था, नवंबर 19 मैंने फेल करा, नवंबर 20 मैंने ऑप्ट करा, और जुलाई 21 में सर मैं फेल हो गया फिर से। तो सर मेरे पे अभी एग्जाम्शन है ना एसएफएम की लास्ट दिसंबर के लिए? 3 अटेम्प्ट, देखिए आपने मई 19 में आपको एग्जामिशन मिला था, करेक्ट? जी सर। नवंबर 19 एक काउंट हो जाएगा, जी। और नवंबर 20 मैंने ऑप्ट करा है। नवंबर 20 आपने ऑप्ट आउट कर दिया, जी सर। तो आपने जैन में एग्जाम दी होगी। नहीं सर, जैन भी नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट जुलाई के लिए करा था सर। अच्छा, मतलब जैन भी आपका ऑप्ट आउट हो गया, करेक्ट? जी जी सर। हाँ, तो फिर आपको मिलना चाहिए ऑप्ट आउट। प्रॉपर ऐसा नहीं हुआ ना कि आपने एग्जाम नहीं दी। नहीं सर, वो प्रॉपर ऑप्ट आउट करा था एग्जाम से पहले ही मैंने। ओके, तो वो लॉजिक के हिसाब से तो यू आर एलिजिबल फॉर 3 अटेम्प्ट्स। अगले 3 Right. अटेम्प्ट तो है। मुझे तो लगता है कि है। आपने सीए इंस्टीट्यूट को मेल करके ज़रूर से पूछना चाहिए कि आपका एग्जामिशन भी वैलिड है। नहीं, लॉजिकली ऐसे तो केस लग में रहा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ, जब आपने ऑप्ट आउट कर लिया था तो एग्जाम के बाद आपको कोई मार्कशीट वगैरह तो कुछ नहीं आया ना? नहीं कोई सर, मार्कशीट मुझे आपका जनरेट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, उसमें रिजल्ट में भी लिखा हुआ था यू हैव बीन सक्सेसफुली ऑप्टेड आउट फॉर नवंबर हाँ तो 20। ठीक है, वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होना चाहिए। वी आर 99% श्योर आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई मार्कशीट भी नहीं बनी है। जी सर। इस ये भी एक इससे एक दिमाग लगाया जा सकता है कि मार्कशीट ही नहीं बनी तो इसका मतलब वो अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आप सेफली इसको एग्जाम्शन कंटिन्यू कर सकते हो अगले अटेम्प्ट के लिए। बट सर मैं इंस्टीट्यूट को फिर पूछूं एक बार कैसे? नहीं, ऑब्वियसली वो तो जरूरी है। आप अगर एक बार कंफर्मेशन इंस्टीट्यूट से हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, तो सर ये मेरा फिर लास्ट अटेम्प्ट होगा एसएफएम के लिए। और सर मेरे फादर सीए हैं, और क्या कहते हैं सर, इस वजह से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने मतलब प्रेशर बनाया है कि मतलब मैं छोड़ दूँ अगर सीए अगर नहीं हो पा रहा है मुझसे। सर मेरे काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं आईपीसीसी और सीपीटी को मिला के। अभी आपके दोनों ग्रुप बाकी है बेटा, या एक ग्रुप बाकी है? सर दोनों ग्रुप बाकी हैं सर मेरे। मैं सर सिर्फ फर्स्ट पे फोकस कर रहा हूँ अभी। सेकंड ग्रुप की सर मैंने कोचिंग्स भी अभी स्टार्ट नहीं करी हैं, बिकॉज मेरा आईपीसीसी में भी सेम सीन था, तो मैंने सोचा पहले एक एक ग्रुप करके ही निकाल लेते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आने वाले अटेम्प्ट में आप पूरी मेहनत से लग जाओ। अगर ये अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं निकलता है तो फिर एक बार आप पापा से डिस्कस करके डिसीजन लेना। लेकिन इतना ही कहो पापा को कि अब आने वाला अटेम्प्ट जो है इसमें मुझे एक चांस मिल जाए, और पूरी जी जान से पढ़ाई करो। अगर नहीं हो पाया तो फिर ठीक है, फिर पापा से एक प्रॉपर आप बातचीत करके आपने डिसीजन लेना है। और ओल्ड कोर्स का आखिरी अटेम्प्ट है, तो ऐसे भी थोड़ी सी इच्छा होगी कि एक बार ट्राई कर ले। लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स का। न्यू सिलेबस में हूँ सर। ओके ओके, न्यू सिलेबस में आप, ठीक है। नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक अटेम्प्ट आप ट्राई करो अपनी पूरी मेहनत से, क्योंकि आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा तो बहुत है सीए करने की, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि आप उसको नहीं कर पा रहे हो। पर यस, आपकी बहुत गहरी इच्छा होगी और सच में आप बनना चाहते होगे तो इस अटेम्प्ट में आप जी जान लगा दोगे और सच में आप बन जाओगे। बस एक अटेम्प्ट का चांस ले लो पापा से। ओके सर, मैं कुछ बताना चाहूँगा सर। वो आपने जो
बोली ना कि बातें हैं बीच में, तो सर थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट सर सिस्टर्स मैरिड है मेरी, तो उनकी साइड से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और सर पेरेंट्स की हेल्थ भी एक इशू है, और सर एक जो रिलेटिव्स में प्रॉब्लम होती है वो भी सर मेजर इशू है हमारे। तो सर मैं पढ़ाई तो कर सकता हूँ, वो मुझे पता है, आई एम गुड एट इट, बट सर मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, ये मेरा प्रॉब्लम है सर। वो सर टाइम या तो मुझे मिल जाए या फिर मुझे निकालना पड़े, उसमें इशू आता है सर मुझे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, थोड़े सेल्फिश बन जाओ, 3 महीना सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, क्योंकि कैसे ये रिलेटिव्स हुए, बाकी ये हुए, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर चलती रहती है, अभी नहीं लाइफ टाइम चलती रहेगी। अब आपको ये प्रॉपर सिलेक्शन करना है कि बस एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूंगा, दुनिया इधर की उधर, भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये 3 महीने से बेटा, अगर ये 3 महीने में आपने कर दिखाया तो पूरी पूरी दुनिया आपके आपकी वाह वाह करेगी, पूरी पूरी दुनिया आपका तारीफ करेगी। बस एक अटेम्प्ट का चांस ले लो और करके दिखा दो, नहीं तो फिर बेटा डिसीजन ले लेना। कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर अगर अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर सको फैमिली हाँ से, और फैमिली से, रिलेटिव से जाके, भले फिर उसके लिए अगर तुम्हें कुछ टाइम के लिए घर भी छोड़ना पड़े, देखो ये चीजें मैटर करती हैं। मैं मानता हूँ कि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, बट देखो अपन कर भी ऐसा कोर्स रहे हैं, जब बन जाएंगे तो ये सब चीजें काउंट भी होगी कि हाँ देखो मैंने कितना कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर अपने आप को डिटैच कर सको, लाइक हॉस्टल, या फिर अगर सिटी छोड़नी पड़े, मतलब अगर फाइनेंशियली चीजें स्ट्रांग है, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ट्राई करके देखो, 2-3 महीने अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करो फैमिली से तो सर एग्जाम अपने से लिए। पहले इतना बड़ा डिसीजन मतलब करेगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना सर नहीं नहीं बेटा, ये सजेशन है, ये आप अपनी सिचुएशन को देख के आप डिसाइड करो कि ओके आपको सर। कैसे, ये सजेशन है बेटा, आपको करना ही ऐसा नहीं है। आप अगर घर में भी डिटैच हो सकते हैं तो जरूर आप वो डिसीजन। बिल्कुल। जी जी सर। और एक सर मैं रवि सर से पूछना चाहूँगा बोलो। सर, ऑडिट के लिए अगर आप स्पेसिफिकली कुछ बता दें सर। वैसे मैं सुपर 25 लिया था और मैंने सेल्फ स्टडी भी करी थी सर, जैसे आपने बताया था, ऑडियो सुनिए साथ साथ एंड मार्किंग्स करिए बुक में, वो सर मैंने करा था, बट उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया सर क्लासेस के बाद। मतलब आप रिवीजन नहीं कर पाए, आप ऐसा बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। वैसे सर वो मार्किंग्स मेरी कंप्लीट हैं पूरी प्रॉपर, जो सेल्फ स्टडी होती है एग्जाम क्लासेस के साथ। देखिए, आप तो सर हर हर लेक्चर का ऑडियो रिवीजन आपके पास है। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा, एक एक ऑडियो उठाइए, उसको शुरू करिए, भास्कर बुक सामने रखिए और उसको रिव्यू करिए। साथ में अभी फाड़ू चार्ट बुक भी है। ऑडियो सुना, भास्कर और फाड़ू से पढ़ा, परम किया, नेक्स्ट। आप ऐसा करके अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं। ये ऑडियोज़ आपकी पढ़ाई को रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, सब देख चुके हो। तो ऑडियोज़ इट विल लाइक वो फ्यूल रहेगा जो आपकी पढ़ाई को स्टार्ट करेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। तो मैं बोलूँगा ऑडियोज़ की मदद लीजिए। यहाँ पे हर लेक्चर का ऑडियो आपके पास में, उसकी मदद लीजिए, उससे किक स्टार्ट हो जाएगी आपकी तैयारी। और फिर आप अभी जो फाड़ू चार्ट बुक है उसको भी यूज़ करिए, फिर क्वेश्चन बैंक पे जाइए। ये मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा होगा, आपने वो करना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू ओके, सो ओके। रवि सर, यस मुझे सर। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल पूछने हैं, तो यस अगर हम कुछ लिमिटेड टाइम रखें कि तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सवाल कवर कर पाएंगे। यस, मैं सिर्फ इतने अभी मैं एक एक करके जो लेता हूँ कि आपको जो आप एनालाइज करें कि क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है, क्या आप चाहते हैं, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर हम आपको सवाल उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके मन में जो सवाल था ऑलरेडी किसी और बच्चे के मन में था और वो सॉल्व हो चुका है, तो फिर शायद आप हैंड डाउन कर सकते हैं कि सर मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, यस, सही है, सही है। तो प्रिया, प्रिया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मैंने ना फर्स्ट ग्रुप का अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था,
सेकेंड ग्रुप मेरा जनवरी में क्लियर हो गया था, तो उसमें मेरा भी 174 स्कोर था। तो सर मुझे ना मतलब अब ये हो रहा है कि मैं दिसंबर में अटेम्प्ट दूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि ना 1 दिसंबर को मेरी मैरिज फिक्स है, मतलब और सब कुछ मतलब वो हो चुका है तामझाम। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि वो भी शादी भी एक बार हुई है, तो तू पहले उस पर दियो, फिर मई पे मतलब एग्ज़ाम दियो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मतलब मुझे ये हो रहा है कि अगर मैं मतलब दे भी दूँ जिद करके, और फिर मतलब क्योंकि ना मेरी मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ और शादी पंजाब में है, मतलब इन लॉज मेरे। तो फर्स्ट को मतलब शादी और फिफ्थ को एग्जाम। आई थिंक ये इतना बहुत ज़्यादा धर्म संकट वाला है। मतलब अब आप, आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, सबके विचार क्या है इस चीज़ को लेकर, मुझे लगता है बहुत मायने रखते हैं। सर आप बेहतर गाइड कर पाएंगे विशाल सर ये। बेटा प्रिया, हाँ जी सर। मैं कहता हूँ कि आप शादी, मेरा सजेशन है शादी मौज मस्ती से करो, और ये अटेम्प्ट शादी में भी मौज मस्ती से दो। यानी देखो, नहीं देना ये जो है गलत बात है। ओके, नहीं दिया तो भी वैसा देखो, हम रिजल्ट तो निगेटिव आ रहा है, तो आप बिंदास मौज मस्ती से दो, शादी भी एंजॉय करो, और ऐसा समझो कि जाके बैठ जाओगे आप सिर्फ एग्जाम में, जितना पढ़ना होता है पढ़ो। सर वो मेरे को ना यही प्रॉब्लम है, जैसे अब तक ना मेरा सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, और मतलब मैंने थोड़ा सा सब कुछ फ्रीली दिया था, और फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को था कि अभी तक था कि नहीं होगा कोई भी तो कोई बात नहीं, और इस बार थोड़ा सा प्रेशर लेके दिया था कि मतलब अब तो करना ही करना है, कि लास्ट अटेम्प्ट टाइप है जुलाई में। तो इस बार मैंने सबसे ज़्यादा अब तक पूरे सीए में मैंने अभी मेहनत की थी, हाँ बेटा, पर सीरियस देखो होके बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि आप जो सोच रहे हो और घर वाले जो सोच रहे हो और आपकी शादी है, अगर इन तीनों में आपने ऐसा किया कि भाई आपकी सोच, घर वालों की सोच और शादी, तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं, मतलब एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ें हम नहीं टाल सकते, यानी चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं टाल सकते। अगर आपकी शादी की डेट पोस्टपोन हो जाती बात अच्छी होती, पर जो चीज़ हम नहीं टाल सकते, तो लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं बेटा, कि भाई ठीक है अब नहीं टाल सकते हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट में मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई होती है, आप नए सिलेबस में भी दो दोगे तो शायद और अच्छे से कर लोगे। क्यों? नहीं क्योंकि नहीं सर, मेरा न्यू न्यू कोर्स ही है वो। मेरे को लग रहा था कि शादी से पहले सीए हो जाए, तो जुलाई मेरे को लग रहा था कि अब लास्ट बार दे रही हूँ तो ठीक है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम में दिया था, वो मेरे को मन में थिंकिंग थी कि लास्ट बार दे रही हूँ, मतलब कि शादी के बाद थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना, तो फिर लेकिन अब तो मुझे मतलब वो लोग भी मना नहीं कर रहे कि आप एग्जाम मत दो, चाहे मतलब वो कह हाँ, रहे दे दो, तो मतलब वो प्रिया तो पूरा मैं बस सपोर्ट कर रहे हैं। ये सजेस्ट करना चाहूँगा, यस जय सर आपको भी क्या लगता है आप जरूर बताइए। मैं आपको प्रिया ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जितना आप बिंदास पढ़ोगे, जितना ऐसा पढ़ोगे मैं पास हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, पर मैं पढ़ूंगी मेरी इच्छा के लिए, और मम्मी पापा की इच्छा के लिए शादी भी होगी, और मेरी इच्छा के लिए मैं पढ़ूंगी। रिजल्ट मत देखो, अगर आप अपनी इच्छा के लिए पढ़ना चाहोगे तो आप टाइम निकाल लोगे, और बस ऐसा समझो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन आप दोनों चीजें एंजॉय करोगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसा आप क्या कहते हो? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप शादी कर भी पा रहे कांग्रेचुलेशन, सही थैंक यू है सर। सही है सही है। हो। और दूसरी बात बेटा देखो, विशाल सर की बात को मैं थोड़ा सा और मतलब उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि विशाल सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या होगा ना, अगर तुम ये मान के पढ़ो ना कि ठीक है रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट तुम्हारा ना 20-25% कोर्स हो जाएगा, 20-25% तैयारी हो जाएगी। यस वो बिल्कुल तैयारी सही। तुम्हें मई 22 में बहुत काम आएगी। ये मत सोचो कि पास होंगी कि फेल होंगी, फेल का ठप्पा लग जाएगा। देखो, पेपर ना देना और पेपर में बैठ के फेल होना इज इक्वल थिंग टेक्निकली, बट उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज है, जब हम बैठ के फेल होते हैं तो एटलीस्ट हमारी तैयारी कुछ तो होती है, हम प्रिपेयर्ड, अपने आप को किसी न किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो 20-25 फॉर द सेक ऑफ दैट 20-25% सिलेबस हाँ जी। मई 22 के लिए वो मैटर करेगा। और दूसरी बात, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं इस केस में, मैं समझ सकता हूं कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये चीज, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ था।
तो क्या होता है ना बेटा, शादी के बाद ना एक बिल्कुल ही एक नई सिचुएशन आपके सामने खड़ी होती है, एक नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आपके सामने नए फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो इसका आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते हो कि शादी के बाद आप कितना टाइम निकाल पाओगे अपने घर पे। तो क्यों ना कम से कम पोर्शन में शादी से पहले ही कवर कर लूं, जो मुझे बाद में काम आएगा। परफेक्ट शादी परफेक्ट। के बाद वाली सिचुएशन बहुत अजीब होने वाली है कि मतलब मुझे कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शायद टाइम कम मिले शादी के बाद भी, तो वो पहले से ही कवर करके रख लिया जाए एग्जाम के बहाने। और अगर एग्जाम ही नहीं दोगे ना तो ऐसा फील आएगा कि एग्जाम ही नहीं तो मैं पढ़ू ही क्यों। एग्जाम के लिए पढ़ोगे, भले फेल होगे पर एटलीस्ट वो प्रिपेयर हो जाएगा वो पोर्शन। हाँ जी। क्यों रवि सर, मैंने सही नहीं कहा नहीं, कि नहीं? परफेक्ट है सर। सर ने बोला कि दोनों मजे से करना है, लाइफ सही में शादी वन टाइम है, उसके भी मजे लेना है और अपने मजे से जितना पढ़ सको उतनी तैयारी भी कर लेना है। दोनों चीज़ें करो और बहुत ज़्यादा दुखी होके मत करो। तो हाँ जी। प्रिया, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शादी आप बहुत मज़े से करो। अगर हमारा भी आना हुआ तो हम भी जरूर आएंगे। मैं वही बोलने वाला था, हमें भी इनवाइट कर लेना। हाँ जी सर, कर तो पर करेंगे। प्रिया, एक सर ने कहा कि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और किसको पता, आपने जो पढ़ा अगर वो पेपर में वही आ गया तो पास भी हो जाओगे, किसको पता। इसलिए छोड़ना नहीं बेटा कुछ भी, ठीक हाँ है? जी सर। और ओके। सर एक डाउट और था रवि सर से। सर मैंने ना ऑडिट की क्लास मतलब दूसरे टीचर से किया था, मतलब मेरा ना क्लास थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाया, मतलब नहीं लिया था मैंने रेगुलर, साथ साथ पढ़ाई भी नहीं की थी। बट एग्जाम से पहले मैंने ऑडिट ना अच्छे से कर लिया था, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था, वो तो पता नहीं हुआ था या नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप बता रहे थे कि क्लासेस ले लो या फिर मतलब जो भी, तो फिर मैं सोच रही थी कि आपका वो जो 25 डेज वाला बैच है वो लूँ या ना लूँ। बट मेरे को ऐसा हो रहा है कि जिन टीचर की बुक से मैंने पढ़ा था ना, वो मतलब वो सब कुछ मार्किंग और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फैमिलियर है वो वाला। तो मेरे को लग रहा है कि अब मैं मतलब दूसरी क्लासेस करूँगी तो थोड़ा सा पजल ना हो जाऊँ कि अब पढ़ना कहाँ से है। देखिए, शायद अभी ऐसा सर भी अपने साथ, जय सर, प्रैक्टिकल में क्या होता है, कंसोलिडेशन करवाने का तरीका प्रोफेसर्स का बदल जाता है, तो शायद हाँ जी। थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो। ऑडिट में कॉन्सेप्चुअली चीज़ें वही रहने वाली है, उसी तरह की चीज़ें रहने वाली है। तो आप क्लासेस, मैं ऐसा बोलूँगा, क्लास करने के बाद जब आपको ऐसा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि आप हमारी बुक और क्वेश्चन बैंक से बहुत कंफर्टेबल हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है, और चार्ट बुक से भी, तो हो सकता है कि आप 75% 80% पोर्शन हमारी बुक से करें, लेकिन आपका 20-25% पोर्शन बहुत अच्छे से करके रखा है दूसरे बुक से, तो मैं बोलूँगा उसको भी साथ में रखें, वहाँ से कुछ टॉपिक आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात। कुछ टॉपिक्स में जहाँ पे आपका बहुत कमांड आ गया, आपने ऐसा देखा क्लास देखने के बाद में मुझे जो पहले पढ़ा था वो मुझे बहुत कंफर्टेबल अगर लग रहा है अभी भी, तो आप फिर उतना पोर्शन वहाँ से कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ मैं, और मैं अब नए नोट से ही बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, तो आपने इजीली स्विच कर लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि बैलेंस्ड अप्रोच रखो, जो आपको कंफर्टेबल महसूस करे उसके हिसाब से आप कुछ चैप्टर इधर से और कुछ चैप्टर उधर से ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू प्रिया। थैंक यू। रमीज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ रमीज एम आई बोलिए। ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। सर रवि सर से और जय सर से 2 बार मेरी बात हो चुकी है, लेकिन विशाल सर से मतलब पहली बार इतना बड़ा मौका मिला मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रमेश, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मतलब सर मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं बेटा, रिलैक्स हो जाओ। देखिए मैं ऐसा एक बस अच्छा चलिए बोलिए, ऐसा रिलैक्स हो जाओ बेटा। अभी सर मतलब आपसे मैंने क्लास नहीं की, दिसंबर के बाद करूंगा, लेकिन हाँ, अभी से आपसे ऐसे फीलिंग आती है जैसे मतलब गुरु हो ना, बहुत ज्यादा। थैंक यू बेटा। और ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे क्लास के थ्रू आपको सेटिस्फाई करने की, जो आपको ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बने। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना मतलब पढ़ने में एक एवरेज हूँ, मतलब ठीक हूँ, मतलब अपने आप को ना ऐसा नहीं मानता हूँ कि बहुत बुद्धू हूँ। स्कूल में तो मैं ठीक था और सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था 120 मार्क्स। आईपीसीसी में मैंने क्लासेस नहीं कर पाया था क्योंकि होता ना एक जिसकी मेच्योरिटी नहीं होती है और
कोई भी टीचर मतलब गाइड कर देता है आपका सीनियर, आप क्लास ये ले लो ये ले लो। तो क्लास मैंने गलत ले ली थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे, दिल्ली में मैंने पढ़ा। उसके बाद पूरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आईपीसी का मैंने सेल्फ ही किया था, तो उस वजह से मुझे फर्स्ट एक अटेम्प्ट लगा आईपीसी फर्स्ट ग्रुप में और 3 अटेम्प्ट लगे सेकंड ग्रुप, लेकिन वो हो गया। उसके बाद अब मैं फाइनल में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नवंबर 17, लेकिन उसमें मेरी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, मतलब हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो मैं 3 साल पूरा बेड रेस्ट था, जिसकी वजह से मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, एक किडनी डैमेज हो गई मेरी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया मुझे, और सर्वाइकल और स्लिप डिस्क लोअर बैक में। इसकी वजह से अब मतलब इतनी बुरी हालत है कि पढ़ने अगर 2 घंटे में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बहुत मारा, पढ़ाई करके उठता हूँ, ये हाल है सर। लेकिन फिर भी मैं मतलब अपने हार नहीं मानता हूँ मैं, और मुझे करना ही, क्योंकि सर वो अर्नल्ड का वो है ना स्टेटमेंट, आई हेट प्लान बी, तो मेरे पास कोई प्लान बी है नहीं, सिर्फ सीए ही करना है कैसे भी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़ाई करने में सर 8 घंटे मुझे पढ़ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने 15 घंटे पढ़ाई, और 8 घंटे से ऊपर मैं पढ़ ही नहीं सकता। थोड़ी सी प्रॉब्लम सर ये आ गई, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करता हूँ तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, लेकिन बस चल रहा है ये सर। और दूसरी सर प्रॉब्लम मेरी ये है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है मेरी ये, और इसकी वजह से ना मैं अच्छे से पढ़ता होता, लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है कि क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, एग्जाम में टफ पेपर आ गया तो क्या होगा, और ये सारी चीज़ चलती रहती है। और एक सर सबसे बड़ी, मैं आपसे, थोड़ी लंबी हो रही सर बात, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि मुझे ना सीए की फील्ड में सर जाने का मतलब बिल्कुल अंदर से ना पैशन नहीं है, करना ही नहीं है, ना जॉब करना है ना प्रैक्टिस। मेरा पूरा जो फोकस है ना, अपना एक बहुत अंदर से पैशन आता है, वो टीचिंग में जाने का है, बहुत मतलब अंदर से आती है कि अभी कोई मुझे बोले पढ़ाना है तो मैं 8 घंटे खड़े होकर मैं पढ़ा दूँ, ये वाली फीलिंग आती है मुझे। तो सर इसके लिए अब मेरे साथ माइंड में ये चलता रहता है कि मुझे करना क्या है बाद में, तो वही सोच सोच के ना मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ बैठ के, अभी भी मेरे सामने बुक खुली थी, फिर मैं ये सोचने लगता हूँ यार मुझे बाद में करना क्या है, टीचिंग करना है तो कहाँ पर पढ़ाना है, सीए के बच्चों को पढ़ाना है या 11th-12th में सही रहेगा, हर टाइम सर यही चलता रहता माइंड में। अब मैं जॉब तो सर करता नहीं हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एज हो चुकी है मेरी सर 26, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, फैमिली का प्रेशर, फिर रिलेटिव को तो मैं चलो इग्नोर करता हूँ सर, कि मतलब उनके जो भी ताने वाने होते हैं वो सब अलग चीज़ है वो, लेकिन फैमिली भी सर आपसे एक्सपेक्ट करती है इतनी एज में आके। तो सर अब मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया किसी वीक, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ और उसके लिए आधा पौन घंटा मैं पढ़ लेता हूँ पहले। तो अब मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या सही है या बहुत ही मतलब गलत डिसीजन है मेरा, थोड़ा सा बता दीजिए विशाल से। तमीज, पहले तो ये बताओ आईटीटी पढ़ाओगे? सर ठीक है। सर आप, चलो बेटा, नहीं नहीं, आपको जो भी आईडीटी अगर आपको अच्छा तो जरूर वो भी पढ़ाना, मैं तो खुश हो जाऊंगा कि भाई मैंने किसी को ऐसा नॉलेज दिया कि कोई आगे शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले तो रमेश मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कोई डिसीजन आपने गलत नहीं लिया, क्योंकि ज़िंदगी में हम वही करते हैं जो हमारा पैशन होता है। मैं आपकी चीज़ मेरे साथ रिलेट कर सकता हूँ, मेरे साथ इसलिए रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि पढ़ाना मेरा भी पैशन था। मैं 10th में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया, 12th में मैंने फिजिक्स पढ़ाया, और फिर बाद में सीए तो कर लिया, लेकिन मैं हूँ टीचिंग फील्ड में। तो जहाँ तक है रमीज, गलत नहीं है। इससे आप जो जो अपने पैशन की चीज़ कर रहे हो, बीकॉम का 1-1.5 घंटा पढ़ा रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने प्रॉब्लम्स आपके साथ हुए और उसके बाद भी आपका डिटर्मिनेशन है कि आप सीए बनोगे ही बनोगे, ये बहुत अच्छी बात है। आगे आप प्रैक्टिस करोगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, जॉब करोगे, वो दूसरी बात है, लेकिन सीए हमें बनना है, ये आपका डिटर्मिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका एक सवाल था कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो बेटा 1.5 घंटा अपने पैशंस के लिए दे रहे हो, उससे चीज़ें सीखोगे। जब आप पढ़ाओगे किसी को तो आपको भी समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि जब कभी हम व्हेन यू पुट योर लेग्स इन द शूज ऑफ टीचर, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। तो आप जो अभी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, कहीं गलत नहीं है। पर अगर आपने सीए का सोचा है तो 1.5-2 घंटा अपने पैशन के लिए दे रहे हो, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आप पढ़ाते वक्त ये जरूर अपने आप को ही पढ़ाना कि अच्छा ऐसा सोचा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा हमको पढ़ाई करना पड़ता है, तो आप अपने आप को भी ट्रेन करना, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। यस ओके सर।
रवि सर थोड़ा सा आपका। नहीं रमीज़, सर ने तो बेस्ट बताया है और मुझे लगता है कि जैसे आपको टीचिंग में इतना मज़ा आता है और आप इतने प्रॉब्लम में भी इतना अच्छा मतलब टीचिंग के लिए इतना है, यू नेवर नो, शायद टीचिंग फील्ड आपको बहुत रास आए। देखो कोई भी चीज़ अगर बढ़ना है तो अपने आप हो जाएगी। मतलब हो, अगर तुम्हारी टीचिंग में उनको इतना मज़ा आ रहा है तो तुम्हारे बच्चे 10 से 20 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि अब मैं टीचिंग को ही शायद आगे बढ़ा लूँ। तो उसको भी अपना समय दो, उसको ग्रो होने दो। जैसे अब पढ़ाई भी चलने दो, जब ऐसा होगा कि कोई चीज़ बहुत ही आगे निकल जा रही है तो दूसरी चीज़ अपने आप पीछे रह जाएगी। आई थिंक और यू ये आर डूइंग गुड, अच्छा कर यस, रहे हो। बिल्कुल रवि सर, आप सही कह रहे हो। और मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीचिंग पैशन ने खुद बहुत कुछ पढ़ाया और सीए एग्ज़ाम पास होने में मुझे बहुत हेल्प हुआ। और ऑब्वियसली रमीज को जब देखो कभी ऐसा होता है, आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, कि अगर हमें पढ़ना है तो हमें बोर होता है, लेकिन किसी को पढ़ाना है तो हम जिम्मेदारी से काम करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो यस रमीज, ये चीज़ आपको बहुत सिखाएगी, मुझे ऐसा लगता है। यस सर। सर मुझे तो टीचिंग मतलब ऐसा लगता है कि बहुत इजीली हो रहा है, 1 डेढ़ घंटा ऐसा निकल गया पता ही नहीं चला। पैशन सबसे में इजी ऐसा ही काम होता है लगता बेटा, है। पैशन में ऐसा ही होता है। हम 4 4 घंटे के क्लास लेते हैं तो पता नहीं चलता है हमें कि क्या हो रहा है। यस सर। चलो सर बेटा। ये कंफ्यूजन बस एक ये दूर करना चाह रहा हूँ कि मतलब एक क्लैरिटी माइंड में ये आ जाए कि हाँ मुझे बाद में ये करना है, अभी क्लियर ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा किसे, 12th को पढ़ाऊंगा या फिर सीए में आऊंगा। वो तो बेटा मैं आपको कहूँ तो जैसा आपने कहा 1.5 2 घंटा, आप 12th को पढ़ाओ या बीकॉम को पढ़ाओ, 1.5 2 घंटा आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ में पढ़ाई कर लो। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो। और सर ठीक। रवि सर एक बार ये बोलना चाहूंगा, आपने जो ये परम बुक बनाई है ना सर, मजा आ गया मतलब पढ़ के। क्या बुक बनाई है आपने, बहुत बढ़िया। पहले मैं एक दूसरे उसके स्कैनर से पढ़ रहा था तो वो अलग ही था सर, ये तो अलग ही लेवल है सर। बहुत ओके। और बढ़िया। मैं ये बोलना चाह रहा था, मेरा ना कुछ 20 से 25% शायद 15% पोर्शन ऐसा है जो मैंने ना उस स्कैनर से बहुत अच्छे से कर रखा था, तो वो अब वो उसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और और जैसा जी सर जी, बोलिए। यस यस रमेश, कंटिन्यू। जय सर को सर एक बार ये थैंक यू बोलूँ, मैंने सर आपकी क्लास नहीं ली थी, मतलब एक दूसरे टीचर से पढ़ा था, लेकिन आपसे एक बार बात करी तो आपने पूरा अच्छे से गाइड किया था मुझे। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू भाई। जी सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। या नटालिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ नटालिया बोलिए। नटालिया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है लेकिन आप ऑडिबल नहीं हो, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है शायद। ओके। हम आशिमा। हेलो। हाँ कौन, नटालिया बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाय। हाय, बोलिए बोलिए। हाय रवि सर, विशाल सर जैसे, थैंक यू सो मच हेलो बेटा, हेलो। अपॉर्चुनिटी बोलिए दी। बोलिए। सर एक्चुअली मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जुलाई में। फर्स्ट ग्रुप में मैंने दिया तो सर क्लियर नहीं हुआ, 175 आए टोटल और लीस्ट ऑडिट में ही है। सर इफ़ यू रिमेम्बर हमारी पहले भी बात हुई है व्हाट्सएप पे। यस यस यस, आई मैंने आपसे बात की हुई है हाँ बेटा। इस जी। बार ऑडिट में एज सच ओवरऑल स्कोरिंग फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट और सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग में कम रही है। हाँ जी सर। बोलिए। सर एक्चुअली मेरा कंसर्न है कि ठीक है, ऑडिट में मेरे साथ एक और भी इशू हो गया था एक्चुअली। एसएफएम का पेपर देकर ही मेरा कुछ माइनर एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरे सर पे चोट आई, तो काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, मतलब काफ़ी इश्यूज हुए थे उस टाइम मुझे ऑडिट के पेपर से पहले। ठीक है, ओके। बट मैंने उसका इम्पैक्ट लॉ पे इतना आने नहीं दिया। आई डिड माई बेस्ट, बट ऑडिट पे डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। एसएफएम क्योंकि जस्ट बाद ही मेरे को चोट लगी। तो सर लॉ में तो मेरे 49 है, तो आई एम सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं। बट सर एफआर और एसएफएम में मेरे 48 है, तो मुझे उससे प्रॉब्लम है कि अगर उसमें 50s में भी आ जाते, तो अगर ऑडिट में भी मेरे 40 हो जाते तो मेरा एग्रीगेट 200 क्रॉस कर जाता, आई वुड हैव नो इश्यूज। तो सर अभी मुझे यही दिक्कत चल रही है कि कहाँ रह गई कमी मेरी, क्योंकि सर बिल्कुल
मैंने अब मैं कहूँगी मैं दिसंबर से लीव्स पे थी, स्टडी लीव्स पे, तो मैंने फर्स्ट ग्रुप पे ही फोकस किया था। सेकंड ग्रुप पहले मेरा था देने का, बट अप्रैल में कोविड हो गया था, तो उसके बाद ये डिसाइड मतलब पक्का था कि बस फर्स्ट ग्रुप ही निकालना है, और इस बार पक्का निकालना ही है ताकि सेकंड ग्रुप पे मैं फोकस कर दूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी, बट अब ऐसा सिनेरियो हो गया कि अब जॉब भी छोड़ दी है। अभी बस फ्राइडे को लास्ट वर्किंग डे है, तो वही काम निपटा रही थी। तो सर ये इशू हो गया है कि टाइमिंग का हो गया कि अब कैसे होगा, क्या मतलब आगे का प्लान मुझे समझ नहीं आ रहा। गलती मुझे पता है कि हाँ ऑडिट में ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ कि मैं पढ़ नहीं पाई। सर टू बी ऑनेस्ट मैंने 2-3 टॉपिक ही पढ़े थे रिवीजन के टाइम। बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरी सारी गलती मेरी है, ऑडिट में मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई। नहीं बट अब बाकी में तो सर नहीं मैं समझ नहीं देख आ रहा है मैं कुछ। देखिए इस बार ऑडिट का पेपर टफ भी था, बहुत ज़्यादा खुद को मत कोसिए, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत मत तोड़िए। जितना मैंने आपसे इंटरेक्ट किया मुझे समझ में आता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। रिलैक्स होके आप आपकी ग्रुप वन की तैयारी को आगे बढ़ाइए, पहले चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करिए और उसके बाद अगर समय परमिट करे तो आप एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का ले, अगर समय परमिट करे तो। बाकी 180 के नीचे मेरा पर्सनली ऐसा बोलना है कि 180 के नीचे है तो एक ही ग्रुप के ऊपर जाना चाहिए। और ऑडिट में बेटा आपने क्लास ली है, एक एक दिन का ऑडियो उठाते जाइए और किताबों से आप पढ़ते जाइए, उससे आपको बूस्ट मिलेगा। सिंपल है रास्ता, बस रोज का ऑडियो सुना, उतना पोर्शन किया, डाउट पूछे, ऑडियो सुना, पोर्शन किया, डाउट पूछे, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मतलब ये मुझे लग रहा है कि फाइन, आपका फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप फेल हुए हैं किसी एग्जाम में। नहीं सर मेरा ग्रुप 2 में थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था क्लियर फाइन फाइन, आईपीसीसी। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। और आपने जॉब आपने आपके पास में काफ़ी समय रहेगा, मेरे ख्याल से फोकस होके पढ़े, बस इस पे ध्यान दे। एंग्जाइटी कंट्रोल करिए, फ़ोन बंद कर दीजिए, आधी एंग्जाइटी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी सर। सर मेरा ये कंसर्न है कि अब ग्रुप 1 के ना मुझसे सब्जेक्ट दोबारा देखे नहीं जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी ग्रुप 2 निपटा दूं। ग्रुप 2 में ना क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया, उसमें इलेक्टिव फिर भी निकाल देता है अपने आप को, थोड़ा बेड़ा पार करा देता है इलेक्टिव। बट ग्रुप 1 में तो सारी सब्जेक्ट ऐसे सर पे उतरते हैं एक भी क्लियर करना मुश्किल हो जाता है सर। तो मेरा ये डायलेमा है कि मैं ग्रुप 2 के लिए जाऊं कि ग्रुप 1 के लिए जाऊं। ग्रुप 2 की तो मुझे बुक्स भी देखी नहीं जा रही सर, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी मैं। अब ऑडिट में मैंने नहीं पढ़ा, बट बाकी में तो सर 50s में आ जाने चाहिए था, मतलब इतना अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि 50s में तो एटलीस्ट आ जाता। FRSFM काफ़ी इजी पेपर था। लॉ में भी चलो मेरा छूट गया, लेंथी था, लेकिन ठीक है 49 से आई एम सेटिस्फाइड इन लॉ। तो सर अभी ये बनता है कि मैं आगे क्या करूं, मतलब जो हो गया वो हो गया, ठीक है लेट इट गो। बट आगे ग्रुप 2 करूं कि ग्रुप 1 करूं, बोथ ग्रुप तो मैं सोच भी नहीं सकती कि 2 महीने में बोथ ग्रुप मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब आई नो माई सेल्फ, मैं काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बोथ ग्रुप एक बार देख के तो देख ले, तू कर सकती है। मैंने कहा नहीं मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ मैं सिंगल ग्रुप ही दूंगी। बट ये है कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2, बस इस डायलेमा में। विशाल सर, जय सर, मैं आपसे मतलब उन्होंने बोला कि बुक्स देखी नहीं जा रही है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो पूरे सीए के जो बच्चे हैं 80% 90% बच्चे, उन सब मतलब दिस पार्ट एंड पार्सल। मैं चाहूँगा कि आप लोग मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है, इससे आप कैसे परेशान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जानता हूँ होता है लेकिन कैसे टैकल करें। यस सर। यस जय सर, आप बताइए। बेटा ये ग्रुप 1 आपने फर्स्ट टाइम दिया था क्या? जी सर ग्रुप 1 फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दिया था, अच्छा। और एफआर में क्या एक्सपेक्टेशन थे आपके, कितने मार्क्स के? सर एफआर में 50 प्लस तो थी, मतलब मैं तब से पेपर दे के आई थी, चाहती थी सब पे 50s में आ जाए, बस मुझे किसी में एग्जाम्पशन नहीं चाहिए इट्स फाइन, बस पास हो जाओ। और अभी आपके कितने हैं? 48 है, कितने हैं? जी सर 48 है। अच्छा बेटा, मुझे लगता है सही बात है, आप ना कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो रहे हो। देखो हम हमेशा जब भी एग्जाम दे के आते हैं तो हमारा, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे 80 आ जाएंगे और अगर मेरे 75 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, तो इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। जैसे आपने बोला था कि मेरे 50 प्लस आ जाने चाहिए, आपके 48 जो आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा कोई मार्क्स है जिसको लेकर आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो देखो, एक चीज तो ये कि अगर ग्रुप 1 पे जाते हो, जैसे आप कह रहे हो कि मैं ग्रुप 1 पे जाऊं कि ग्रुप 2 पे जाऊं, ग्रुप 1 को देखकर मेरे बिल्कुल ही ना गुस्सा आ रहा है, मुझे बुक्स लेने का मन फ्लैशबैक्स आ नहीं रहे हैं करता। सर।
फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि हाँ इतनी मेहनत करी थी फिर भी बिल्कुल नहीं हुआ, बस मैं वो मैं कोई मैं कुछ समझ सकता हूँ, बट जीने नहीं दे रहा था। हाँ एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन कौन से ग्रुप पे ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे आप ग्रुप 2 का कह रहे हो, तो ग्रुप 2 शायद अभी आपने अभी तक ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया है ना नहीं ग्रुप 2। सर, बस इलेक्टिव की एक बार बुक पढ़ी है और डीटी के एक दो चैप्टर उठाए हैं, बाकी बेटा अभी के टाइम पे जहाँ 2.5 महीने बचे हैं और 15 दिन अगर अपन लास्ट के छोड़ दें, 2 महीने बचे हैं, विशाल सर भी शायद यही कहेंगे, मुझे लगता है, पर 2 महीने में डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, ये 3 सब्जेक्ट बेटा बहुत बड़े हैं। तो पहले तो ना अपने मन से ना वो एंजाइटी निकालो कि ना मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा है ग्रुप 1 की बुक्स देखकर। बेटा देखो, बुक्स तो आपके लाइफ का पार्ट बन चुकी है। सीए बनने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं बुक्स रेफर करती रहनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड में हो। तो आप एक तो ना ऐसे मत सोचो कि आपको बहुत ही चिढ़ लग रही है ग्रुप 1 से। ये सोचो कि बल्कि ग्रुप 1 उल्टा आपको जल्दी हो पाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो 2 महीने में आप कवर कर लोगे। मैक्स टू मैक्स किसी एक आध सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है तो आप मटेरियल चेंज करो, आप अपने पुराने मटेरियल्स को रिफर नहीं करना चाह रहे हो, आप कहीं मटेरियल रेफर करो कोई नया। आपको मटेरियल रेफर नहीं करना है, स्पेशली एफआर एसएफएम में आप ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे थे, छोड़ दो सब चीजें, सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, बाकी सब छोड़ दो। मतलब ये मत सोचो कि यार मैंने क्या कौन सा मटेरियल से पढ़ा था, क्या पढ़ा था। आप अपनी पढ़ाई पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 4-5 टॉपिक के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद आपको मन अपने आप वापस से करने शुरू हो जाएगा कि हाँ यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर 2 महीने में ये रिस्क लेना कि मैं ग्रुप 2 में स्विच हो जाऊं, ग्रुप 1 छोड़ दूं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है बेटा। मतलब आप, ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे हो नहीं पाएगा, किसी से भी हो जाएगा, बट आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि आपको ग्रुप 1 पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप सिंगल ग्रुप ही करना चाहते हो। अभी आपको ग्रुप 1 पे जाना चाहिए। विशाल सर आप क्या कहते हैं? यस बेटा, मैं अभी जैसा ने बिल्कुल सही ढंग से आपको समझाया कि ये गलत है आपका डिसीजन कि ग्रुप 2 पे आप जाओगे, आप ग्रुप 1 पे ही जाओ। और आप सिर्फ एक बेस पे डिसीजन ले रहे हो कि इलेक्टिव पेपर बेड़ा पार कर देता है। तो बेटा इलेक्टिव पेपर पिछले, अगर आप 1 साल पहले के एग्जाम में जाओगे तो टफ भी आया था और रिजल्ट भी निगेटिव आया था। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा तो डिसीजन की एक इलेक्टिव पेपर पे मत लो। दूसरी बात मैं स्पेशली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, आप अगर बोर होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है, सबको होता है। लेकिन आप ग्रुप बनाओ, कुछ 1 या 2 फ्रेंड्स की ग्रुप बनाओ और उनके साथ डिस्कशन में पढ़ो। जैसा एक टॉपिक आप उसको समझाओ, एक टॉपिक वो आपको समझाएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आपके लिए बहुत ये जो कि पढ़ने, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आने का एक बहुत सिंपल तरीका आपको ये दूंगा कि कोई एक अच्छा फ्रेंड पकड़ो कि जिसके साथ आप डिस्कशन में कर सको। अगर डिस्कशन में करोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। और अभी कल ही रिजल्ट लगा है, तो शायद आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत टेंशन में हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन आगे 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने जो कहा बिल्कुल वैसा करिए तो बेनिफिट होगा आपको। थैंक यू सो मच सर। सर बस यही था मेरा कि कौन सा ग्रुप दूं। नहीं, मैं एक बात अभी याद है इसलिए बताना चाहूँगा। कल मेरी नंदिनी जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, और उसका भाई जो या ऑल इंडिया रैंक 18 आया, तो कल मेरी उनके 15-20 मिनट बात हुई। तो उन्होंने मेरे को ये बताया जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सर बोले हम जब दोनों साथ में पढ़ते थे, और कि सगे भाई बहन है, तो हम जब दोनों साथ में पढ़ते थे तो हम एक वेक को इतना क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। वो जब मुझे क्वेश्चन पूछता था तो हम एक वेक के टेस्ट पेपर चेक करते थे, आंसर शीट चेक करते थे, और हम एक एक वर्ड के मार्क्स कट करते थे दोनों, और दोनों हम लड़ते थे। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा, और दोनों रैंक में हैं। तो आप भी अगर ऐसा कोई ग्रुप बना सको और फ्रेंड बना सको जो आपके साथ ऐसा पढ़े, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा बेटा। सर ये तो बहुत ही, ये जो बहुत बड़ा इंसाइट है सर, क्योंकि काबिल तारीफ है। ये दोनों ने एक साथ, नंदिनी और उनके भाई ने लाना फर्स्ट रैंक, तो हाँ, नंदिनी ऑल इंडिया रैंक 1 आई रैंक है, 1, और सचिन जो ऑल इंडिया रैंक 18 है,
तो जब उन्होंने मेरे करेक्ट। को एक्सपीरियंस शेयर किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। और मैं जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर अच्छे फ्रेंड्स के ग्रुप मिलते हैं तो जरूर बनाओ, जहाँ ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और एक में के साथ डिस्कशन होना चाहिए, बहुत हेल्प होगा। जी सर, ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके बेटा। मैं याग्निक ठाकर। हेलो हेलो हाँ याग्निक। सर, मैंने अभी जो मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है सर मई 19 में। उसके बाद मेरे ग्रुप 2 के लिए ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है मई 19 में। ग्रुप 1 के लिए मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था नवंबर 19 में 179 आए थे। उसके बाद 184 आए और इस बार सर 189 आए हैं और ऑडिट में 50 मार्क्स आए इस बार। मैंने ऑडिट का आपका सुपर 25 बैच लिया था, तो सर मेरे को यही पूछना था कि सुपर 25 बैच जो लिया था वो वापस से लेना चाहिए या खाली उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वही बुक से चल जाएगा? आपने रिसेंटली पढ़ा था, उसको फिर से देखना मुझे लगता नहीं ज़रूरी है। आप ऑडियो आपने रिसेंटली देखा, और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी आपकी बात से। आपने बोला ग्रुप 1 क्लियर हो गया आपका, और सर ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 क्लियर हो गया आपका। ओके क्लियर हो गया है और ग्रुप 1 के लिए ये थर्ड अटेम्प्ट था। देखिए, मुझे लगता है ऑडियो से आप ऑडियो और मैराथन की मदद ले सकते हैं और आगे बढ़े। और फाड़ू चार्ट बुक अभी हमने जो लाई है उसकी मदद लीजिए। उसके भी चार्ट रिवीजन हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑडियोज, मैराथन और फाड़ू चार्ट बुक। चलेंगे ना पूरा में? हाँ बोलिए। बुक्स जो है सर परम क्वेश्चन परम और भास्कर दोनों वो पुराने चल जाएंगे ना जो लास्ट? हाँ चल जाएंगे। अभी जो कुछ, ले लूं ना? हाँ वो ले लीजिए। अभी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए, उसके एडिशनल क्वेश्चंस हम रिलीज करेंगे अगले हफ्ते तक, जो नए क्वेश्चंस आए हैं परम में। ओके। और सर जय सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एफआर में ये जो इंडियन एज का पोर्शन है ओल्ड सिलेबस के लिए और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, उसके आपके अलग से मटेरियल या वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है? क्योंकि एफआर में मेरा वही पोर्शन वीक है, हर बार वहीं पे मिस्टेक हो जाती है, 45 और 55 के बीच में ही रह जाता है। बेटा देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो पोर्शन है वो तो कॉमन है, चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो। तो उसके लिए आप चार्ट बुक रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसके जो सेपरेट लेक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट चार्ट बुक और चार्ट बुक के जो मैं लेक्चर्स यूट्यूब पर मैंने डाले हैं चार्ट बुक के रिवीजन, उससे बहुत मेजर पार्ट आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा, इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है फुल, जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। एक सिंगल एक 1 डे रिवीजन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपको, उससे पूरा कवर हो जाएगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, मैं जानता हूँ समय काफ़ी हो रहा है सर, आप बताएंगे वहाँ तक हम उसको लेकर चल सकते हैं विशाल सर? यस रवि, और 2-3 स्टूडेंट्स जो है हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो आज की लिस्ट आपके पास आई है, हम आज का भी सेशन लेंगे, अगर हो पाया तो 1-2 दिन में और सेशन लेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हम सॉल्व कर सकें, लेकिन अभी 1-2 स्टूडेंट्स को लेकर हम फिर अभी एंड करेंगे यहाँ पे। यस सर। आशिमा। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं विनय बोल रहा हूँ, आशिमा का हस्बैंड। हम दोनों सर सीए फाइनल में हैं। Okay. और सीए फाइनल ओल्ड कोर्स है सर, और हमारी अपनी प्रैक्टिस है अकाउंटिंग और टैक्सेशन प्रैक्टिस। और पीछे ऐसा हुआ सर कि मतलब अटेम्प्ट दे रहे थे, बट फिर ये डिसीजन लिया कि प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और प्रैक्टिस अच्छी भी चल रही है। बट वो कहीं ना कहीं सर कि वो चीज़ रहती है कि सीए नहीं हुई या वो करनी है, नाम के आगे सीए चाहिए, वो सब चीज़ें थी। तो हमने सर अब जुलाई के लिए हमने प्रिपेयर करना शुरू किया। बट जुलाई में हुआ क्या सर कि मई में ही मतलब कोविड पॉजिटिव हो गया फैमिली मेम्बर एक, तो हमने ऑप्ट आउट कर लिया। अब नवंबर के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों मिलके। तो मेरा डाउट ये है सर कि जिस हिसाब से एक ट्रेंड देखा जा रहा है ओल्ड कोर्स में कि नवंबर 19, फिर नवंबर 20, जनवरी 21 और जुलाई 21, तो जो रिजल्ट परसेंटेज है वो कहीं ऐसा लग रहा है कि काफी कम है। तो मेरा आपसे ये डाउट है कि वैसे तो हम दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पिछले 5 महीने से, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम न्यू कोर्स पे शिफ्ट हुए एक ग्रुप के साथ, या ओल्ड कोर्स पे ही हम कंटिन्यू रखें। बिकॉज
ये थोड़ा डाउट है कि हम किस, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि हम जो भी अटेम्प्ट दें हम क्लियर हों, चाहे वो एक ग्रुप हो, चाहे कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिवनेस आए, कुछ ना कुछ अब क्लैरिटी आए कि हम कुछ क्लियर करें। तो इसमें अगर आप गाइड कर सके कि हम ओल्ड में ही कंटिन्यू रहें या न्यू में स्विच होके एक ग्रुप में जाएं, आप कैसे गाइड कर सकेंगे सर इस बारे में? सर मैं तो ये ऐसा इशू है, मैं विशाल सर का भी गाइडेंस लूँगा, जय सर के भी व्यूज़ लूँगा कि सर मेरा पर्सनल व्यू ऐसा रहा है सर कि ओल्ड कोर्स में जो भी बच्चे हैं वो अपना सक्सेस और मैजिक का जो पाथ है और तरीका है वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए, ऐसे बच्चे अभी प्रेजेंट है। मतलब जो काफ़ी समय से वहाँ पे अटके पड़े हैं ओल्ड में, ठीक है, जैसे जो पास हो गया उसने अपना सक्सेस मंत्रा उसको मिल गया, अपना रास्ता मिल गया, आगे बढ़ गया। तो इस वजह से ओल्ड का रिजल्ट ऐसा मेरे ने कि ओल्ड का रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ओल्ड का कम दे रिजल्ट और न्यू का ज़्यादा दे ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं थोड़े से। अगर आपका सक्सेस मंत्र आपको मिल गया, वो तरीका मिल गया कि इससे कैसे बाहर आना है, और उस हिसाब से मुझे लगता है इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ ओल्ड से बहुत कंफर्टेबल है, देन यू कैन कंटिन्यू विद द ओल्ड। लेकिन मैं ज़रूर विशाल सर, जय सर का व्यू जानना चाहूँगा कि सर ऐसा क्या लगता है आपको कोर्स मतलब शिफ्ट करने को लेकर। रवि सर, मैं आपसे टोटली एग्री हूँ कि अभी एक अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है ओल्ड कोर्स के लिए। रिजल्ट में पहली बात तो ये रिजल्ट इंस्टीट्यूट जानबूझ के कम करती है, ज़्यादा करती है, वो बात रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दो कि रिजल्ट बहुत पीछे रह जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके पास एक अटेम्प्ट है, आप ओल्ड कोर्स में प्रॉपर सेट हुए हो, आपको क्वेश्चन आंसर उसके प्रॉपरली पता है, तो वो एक अटेम्प्ट आप ओल्ड कोर्स में दीजिए। और अगर आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके दोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके। रवि सर, आपसे मुझे परम के रिगार्डिंग कुछ डाउट थे। सर, कारो 2016 या 2020 एप्लीकेबल रहेगा ओल्ड कोर्स के लिए इस टाइम? कारो, देखिए हमने जब ये परम का एडिशन बनाया तब इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिटी नहीं था, हमने कारो 2020 के हिसाब से पूरा एडिशन बनाया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कारो 2016 कर दिया। चिंता की बात नहीं बेटा, टेलीग्राम पे मैंने कारो 2016 के जो चैप्टर है हमारे पास, वो तो रेडी था हमारे पास, वो है कारो 2016 ही फॉलो करना है आपको नवंबर के लिए, दिसंबर में जो एग्जाम है उसके लिए। जी सर जी। और मैंने आपका जनवरी 20 में सर वो लिया था रिवीजन बैच, जिसमें आपने परम करवाया था, तो उसमें सर जो उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं चेंजेस, वो साइट पे अभी मेरे ख्याल से हैं नहीं, तो अभी वो अगले हफ्ते तक आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। ओके सर, वो पीई के लिए जो परम पर जो क्वेश्चंस हैं वो रेलेवेंट होंगे या फिर उसके लिए भी नए आएंगे सर पीई के लिए? पी बेटा पूरा पुराना ही है, सिर्फ कुछ चेंजेस है। पी अच्छा, तो पूरा उसमें पुराना ही है, सिर्फ कुछ चेंजेस है, हमने अमेंडमेंट लेक्चर भी डाला है। सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स उन्होंने नया बोल दिया, इसका मतलब पूरा चैप्टर बदला, ऐसा नहीं हुआ। तो तो रेलेवेंट मतलब क्वेश्चन सारे यस रेलेवेंट यस है यस यस 100% रेलेवेंट। ठीक है। मैं सर एंड में आप तीनों को बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। आप एक्सपर्ट फैकल्टी अपना टाइम निकाल के यहाँ सबके डाउट सुन रहे हैं, और एज ए फैमिली मेंबर हम सबको गाइड कर रहे हैं। हम बहुत एंशियस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में हैं हम जैसे लोग, और आप तीनों आके बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। दिल से आप लोगों को थैंक्स है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विनय, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और आने वाली एग्जाम में आप जरूर पास हो जाओगे बेटा। जय सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, रवि सर, विशाल सर, क्योंकि जहाँ तक देखा है और जो एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कमर्शलाइज या उस तरीके से बात करते हैं, बट आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम सब पे पर्सनल डाउट ले रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। मैं बस अब और कुछ विजय पाटीदार, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते सर, फिर Yes, और sir. ऐसे ही सेशन हम करेंगे इस वीक में, बहुत से स्टूडेंट्स को जरूरत है, ऐसे करेंगे हम सेशंस आगे। विजय। हेलो सर। हाँ सर, विजय पाटीदार सर, इंदौर से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, मैं अभी का थोड़ा सा रिजल्ट बताता हूँ। मेरा वैसे क्या मल्टीपल अटेम्प्ट है और ओल्ड कोर्स है मेरा।
तो मेरा पोस्ट में मार्क्स आया 41, इसका में है 30, और डीटी में अपना 57, और आईडीटी में अपना 54। मैंने विशाल सर से लिया आईडीटी, और मेरा क्या मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है। एज मेरा अभी 29 रनिंग हो रहा है, और सर 5 दिसंबर को सर मैरिज भी फिक्स हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत एंजाइटी फील हो रही है कि मुझे क्या डिसीजन लूँ। और मेरे पास अभी जॉब का भी ऑफर है, क्योंकि फाइनेंशियल भी मैं अपने आप को लगता है कि कुछ अब करना चाहिए, एज इतना हो गया, शादी होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। ओल्ड कोर्स का स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें। विजय, कितने सर। अटेम्प्ट हो गए बेटा आपको? सर मेरा ये दोनों का मिला के सर मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, 8th अटेम्प्ट होगा आई थिंक। और आपकी शादी एग्जाम के बाद है या पहले? पहले सर 5 दिसंबर को मतलब शादी फिक्स हो चुकी है। 5 दिसंबर को है। ग्रुप 2 तो हाँ वही लेट होगा, और 13 दिसंबर के बाद होगा, और मतलब 13 से। तो बेटा मैं आपको ये कहूँगा फिर कि अभी थोड़ा ब्रेक ले लो। आप जॉब ज्वाइन कर लो, ब्रेक ले लो। शादी जो फिक्स है उसको डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती है। तो आइदर आप ऐसा करो कि जैसा हमने पहले भी एक ऐसा ही सजेशन दिया प्रीति को, आपको भी ये कहेंगे कि ब्रेक यानी कि आप जितना पढ़ना हो सकता है करो, जॉब भी ज्वाइन कर लो और एग्ज़ाम में जाके बैठ जाओ, जो जय सर ने बहुत अच्छी एडवाइस दिया था। छोड़ो मत, उसमें 25% 50% जो भी आपकी स्टडी होती है वो करो। और उसके बाद जो वाला अटेम्प्ट है वो थोड़ा आप सीरियसली देखे, एक ही ग्रुप बचा है और थोड़ा सीरियसली और जॉब के साथ थोड़ा टाइमिंग को मैनेज करके आप दे सकते हो। तो सर अभी मतलब न्यू में कन्वर्ट कर लूँ कि ओल्ड में कंटिन्यू करूँ मैं? अभी दे दो ना ओल्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आप क्या कहोगे रवि सर? मुझे सेकंड ग्रुप में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है न्यू और ओल्ड में। या अगर सर इसका आपका इसका कैसे है मतलब? सर मेरा ना पढ़ाई भी हो जाता है सब कुछ, बट एग्जाम में जाके मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या तो लिखना है क्या नहीं लिखना है, वहाँ जाके मेजअप हो जाता है मेरा पूरा। तो फिर मुझे रवि सर लगता है कि इनके लिए फर्स्ट ग्रुप ज़्यादा, न्यू कोर्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि DT IDT में तो कोई चेंज है नहीं। सर DT IDT में मेरा मतलब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी इसके आसपास रहा। लास्ट टाइम 56 था, और IDT में भी मतलब मेरा ऐसा आई थिंक 51 या 52 के आसपास ही था लास्ट टाइम। तो बेटा मैं कहूँगा न्यू कोर्स के लिए ऑप्ट कर लो, क्योंकि आपको थोड़ा इलेक्टिव पेपर, इसका अगर ऐसा है तो इलेक्टिव पेपर आपको हेल्प कर देगा। इलेक्टिव पेपर में आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, जो आपका जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपका टैक्सेशन अच्छा है तो उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। हाँ मैं वही कि मतलब इतना सब मैं डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा था कि क्या करूँ। नहीं ले लो बेटा, न्यू कोर्स डिसीजन ले लो, आप सोचो न्यू कोर्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। सेकंड ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप न्यू सिलेबस में जाओगे। थैंक यू सर। मैं कल से वेट कर रहा, रात को भी मेरा नंबर नहीं आ पाया था। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसीजन ले लो। थैंक यू सर। ओके बेटा। ओके बच्चों, मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन विशाल सर, जय सर, सबने इतना समय दिया, लगभग 1.5 घंटा कैसे निकला पता नहीं चला, और आप सबके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और बेस्ट ऑफ द नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस लाकर उसके जवाब भी दिए। अब ऐसे सेशन, जैसे सर ने बोला कि हम ऐसे सेशन और भी रख सकते हैं, मैं तो चाहूँगा कि सब सर लोग, लेकिन सबके क्लासेस होते हैं और इतना हेवी शेड्यूल होता है, मैंने सर हमारे साथ आज 1.5 घंटा, ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे शेड्यूल के अंदर, इतनी सारी चीज़ों के अंदर भी सर साथ में हैं। हम सब साथ में भी सेशन करेंगे, और हमको ऐसा लगेगा कि कोई अगर मैं कभी फ्री हूँ, जय सर फ्री है, कभी विशाल सर फ्री है, तो ऐसे भी सेशन, लेकिन ऐसे सेशन हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। आपकी जो क्वेरीज है, और अभी जल्दी जल्दी करना क्या सोचेंगे कि आपकी जो क्वेरीज है, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? आप हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहिए। यस सर। यस रवि सर, आप सही कह रहे हो, हमें ऐसे सेशन और लेने पड़ेंगे, और जैसे ही जिसको भी टाइम अवेलेबल हो हम ये सेशन में ज्वाइन होते हैं। आज जय सर के पास टाइम था, मेरे पास भी टाइम था, कल हो सकता है कि मैं टाइम निकालूँ, जय सर टाइम निकाले, रवि सर टाइम निकाले, या फिर यहाँ विजय सर टाइम निकाले, तो अकॉर्डिंगली हम आपसे मिलते रहेंगे।
ओके बच्चों, तो आप कनेक्टेड रहिए, अगले सेशन की जानकारी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया की आप टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो, निगेटिव रिजल्ट आया तो उससे बिल्कुल मत अपने आप को डिग्रेड करना। लाइफ में एक चीज समझ जाओ, अपने आप को कभी डिग्रेड नहीं करने का। और अगर आप कोई रीजन की वजह से पास नहीं हो पाए तो किसी पे ब्लेम नहीं करना, ना इंस्टीट्यूट पे, ना किसी रिलेटिव पे, ना घर वालों पे। आप वो जिम्मेदारी खुद लो। अगर आप जिम्मेदारी खुद लोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, और जितने आप जिम्मेदारी लोगे और आपको रास्ते मिलेंगे, आप सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ते रहोगे। यस जय सर। चलिए, सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगली आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारी के लिए। ये ज़रूर याद रखना बेटा, ये एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट हमारी ज़िंदगी नहीं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम्स को हमें पॉजिटिवली लेना है, एग्ज़ाम्स की तरह लेना है, रिग्रेट नहीं करना है। जहाँ पीछे हमने कुछ गलतियाँ की हैं उनको लेकर हमें उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और हमें गलतियों को सुधारना है। तो यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी आज बातें हुई हैं उनको लेकर, जितने बच्चों को मौका नहीं मिला, कम से कम उनसे कुछ अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करें और अपनी तैयारी जितना जल्दी हो सके शुरू करें। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो इस बार। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अपने ही चैनल पे लाइव नहीं किया, बाकी सबके चैनल